गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में आपको 3 क्वेश्चन दिया गया था होमवर्क। पहले तो उन्हीं क्वेश्चंस को करवाने जा रहे हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं वो है राइट डिफरेंस बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। ये जो क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी बुक में भी है, 32 नंबर सवाल, और ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत दफा आता है। कभी भी अगर ये क्वेश्चन करना हो सिग्मा और पाई बॉन्ड में डिफरेंस, एक तरफ पहले सिग्मा बॉन्ड लिख लीजिएगा और एक तरफ पाई बॉन्ड लिख लीजिएगा। एक तरफ लिखेंगे सिग्मा बॉन्ड, एक तरफ लिखेंगे पाई बॉन्ड। देखिए, पिछले क्लास में आपको ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल पढ़ाया गया था कि ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल 2 प्रकार का होता है। एक होता है हेड वाइज ओवरलैपिंग, एक होता है साइड वाइज ओवरलैपिंग। अगर 2 ऑर्बिटल को आपस में आप ओवरलैप करवाते हैं, एक कॉमन इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनता है तो उसको हेड वाइज ओवरलैपिंग कहते हैं। एक से ज्यादा अगर कॉमन इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनता है तो उसको साइड वाइज ओवरलैपिंग कहते हैं। सिग्मा बॉन्ड हेड वाइज ओवरलैपिंग से बनेगा, पाई बॉन्ड साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनेगा। तो सबसे पहला डिफरेंस यही लिखाएगा कि इट इज फॉर्म्ड बाई हेड वाइज ओवरलैपिंग और इसमें पहला पॉइंट लिखेंगे इट इज फॉर्म्ड बाय साइड वाइज ओवरलैपिंग। सिग्मा बॉन्ड बनता है हेड वाइज ओवरलैपिंग से, पाई बॉन्ड बनता है साइड वाइज ओवरलैपिंग से। दूसरा पॉइंट ऑफ डिफरेंस लिखेंगे इट इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड। हेड वाइज ओवरलैपिंग में आपको बताया गया था कि जो एरिया ऑफ ओवरलैपिंग है, जो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग है वो ज्यादा होता है, और साइड वाइज ओवरलैपिंग में ये एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कम होता है। किसी भी बॉन्ड का स्ट्रेंथ इस एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग पर डिपेंड करता है डायरेक्टली। अगर ये ज्यादा होगा तो ज्यादा मजबूत बॉन्ड बनेगा। तो हेड वाइज ओवरलैपिंग वाला बॉन्ड मजबूत बॉन्ड होगा, सिग्मा बॉन्ड मजबूत बॉन्ड है पाई बॉन्ड के तुलना में। इसमें लिखेंगे कि पाई बॉन्ड इज वीकर देन सिग्मा बॉन्ड। ये 2 पॉइंट हुआ। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, जैसे जब आपको पढ़ाया जा रहा था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन चैप्टर में, तो वहां थोड़ा हाइब्रिडाइजेशन का आइडिया दिए थे। वहां ये बात बताए थे कि जहां भी सिंगल बॉन्ड हो उसको सिग्मा बॉन्ड समझना है, जहां डबल बॉन्ड हो वहां एक सिग्मा एक पाई समझना है, जहां ट्रिपल बॉन्ड हो वहां एक सिग्मा 2 पाई समझना है। बोले कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन चैप्टर में जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ा रहे थे तो थोड़ा सा हाइब्रिडाइजेशन का आइडिया दिए थे। बोले थे कि जहां सिंगल बॉन्ड हो वहां सिग्मा समझना है, जहां डबल बॉन्ड है वहां सिग्मा और पाई समझना है, जहां ट्रिपल बॉन्ड है वहां सिग्मा और 2 पाई समझना है। इसके फॉर्मेशन को भी अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे जब हम लोग इस चैप्टर में हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे तब। अभी आप इतना देखिए कि सिग्मा बॉन्ड बनने के लिए पाई बॉन्ड बनना जरूरी नहीं है। जैसे सिग्मा बॉन्ड अकेले भी बन सकता है, लेकिन पाई बॉन्ड देखिए अकेले नहीं बन रहा है। पाई बॉन्ड जब भी बनेगा तो सिग्मा बॉन्ड के साथ, पाई बॉन्ड जब भी बनेगा तो सिग्मा बॉन्ड के साथ।
तो ये हाइब्रिडाइजेशन जब पढ़ाएंगे, ऑर्बिटल डायग्राम जब हाइब्रिडाइजेशन में आपको दिखाएंगे तो ये बात आपको और क्लियर होगा। अभी आपको यहाँ पे केवल वर्ड में लिखना है कि सिग्मा बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन का जरूरत नहीं है, लेकिन पाई बॉन्ड जब भी बनेगा तो सिग्मा बॉन्ड के साथ ही बनेगा। तो सिग्मा बॉन्ड में लिख रहे हैं कि इट्स फॉर्मेशन does not require formation of pi bond. Its formation does not require formation of pi bond. इसमें लिखेंगे it is always formed along with सिग्मा बॉन्ड। ये जब भी बनेगा तो सिग्मा बॉन्ड के साथ बनेगा पाई बॉन्ड, और ये सिग्मा बॉन्ड को बनने के लिए पाई बॉन्ड का जरूरत नहीं है। ये अभी 3 पॉइंट बताए, 2 पॉइंट आपको अभी और लिखवा रहे हैं, पहले इसको आप नोट कर लीजिए। देखिए अभी तो ये 3 पॉइंट लिखवाएं सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड में। पहला बताएं कि सिग्मा बॉन्ड हेडवाइज ओवरलैपिंग से बनेगा तो पाई बॉन्ड साइडवाइज ओवरलैपिंग से बनेगा। दूसरा बताएं कि सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड है। और तीसरा बताएं कि सिग्मा बॉन्ड को बनाने में पाई बॉन्ड का बनना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन पाई बॉन्ड जब भी बनेगा तो सिग्मा बॉन्ड के साथ बनेगा। ये 3 पॉइंट हुआ। चौथा पॉइंट देखिएगा, ये पॉइंट हम क्लास 11th में जब ऑर्गेनिक पढ़ाते हैं तो यूज करते हैं। एक टॉपिक पढ़ाते हैं ऑर्गेनिक में कॉन्फॉर्मेशनल एनालिसिस। तो कॉन्फॉर्मेशनल एनालिसिस में ये जो पॉइंट हम लिखवा रहे हैं इसका यूज करते हैं। अभी तो पहले लिखिएगा कि when two atoms are bonded by sigma bond, then free rotation takes place between them. When 2 atoms are bonded by sigma bond, then free rotation takes place between them. इधर लिख रहे हैं कि when 2 atoms are bonded by pi bond, then rotation becomes restricted. देखिए अगर मान लीजिए कि इसको एक एटम कह दे, इसको दूसरा एटम कह दे। अब इन दोनों एटम को आपस में अगर सिंगल बॉन्ड से जोड़ दे, 2 एटम है, इन दोनों को आपस में सिंगल बॉन्ड से जोड़ रहे हैं। ये देखिए एक एटम और ये दूसरा एटम, इसको सिंगल बॉन्ड समझ लीजिए। अब एक को अगर उसके जगह पे फिक्स कर दें और दूसरे को ऐसे रोटेट करें तो देखिए आराम से फ्री रोटेशन हो रहा है।
तो यही लिखा हुआ है, क्योंकि दो एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड का मतलब हुआ सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ लिखा हुआ है कि दो एटम को अगर आपस में जोड़ दीजिएगा, बॉन्ड बना दीजिएगा सिग्मा बॉन्ड से, तो वो फ्री रोटेशन उसके बीच में हो सकता है। मतलब ये एक एटम, दो एटम आपस में सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, एक को अगर फिक्स करें, दूसरे को घुमाएं तो आराम से घूम रहा है, फ्री रोटेशन हो रहा है। लेकिन अगर यही मान लीजिए कि सिंगल बॉन्ड के बजाय अगर डबल बॉन्ड अगर बन जाता, मान लीजिए सिंगल बॉन्ड नहीं होता, डबल बॉन्ड होता, जैसे अब आप देखिए डबल बॉन्ड है, एक एटम ये दूसरा एटम और उसके बीच में देखिए ये डबल बॉन्ड है। अब अगर आप एक को फिक्स करिए और उसके बाद घुमाना चाहिए, तो अब देखिए ये घूमेगा, नहीं घूमेगा, रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड हो गया। तो यही लिखा हुआ है कि अगर दो एटम अगर आपस में जुड़ जाएगा पाई बॉन्ड से तो रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड हो जाएगा, लेकिन अगर दो एटम अगर आपस में जुड़ेगा सिंगल बॉन्ड से, सिग्मा बॉन्ड से, तो वहां पे फ्री रोटेशन होगा। तो ये चौथा पॉइंट है। आपको बोले थे सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के बीच में डिफरेंस लिख के रखने के लिए, आप जो भी डिफरेंस लिखे हो, ये पॉइंट अगर नहीं लिखा हुआ होगा तो ये पॉइंट आप उसमें मेंशन करिएगा आंसर में। दिमाग में रखिएगा कि पहला डिफरेंस यही होना चाहिए कि सिग्मा बॉन्ड बनता है हेड वाइज ओवरलैपिंग से, पाई बॉन्ड बनता है साइड वाइज ओवरलैपिंग से, कोई दूसरा पॉइंट नहीं चलेगा। पहला पॉइंट यही रहेगा। दूसरा पॉइंट यही रहेगा कि सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, पाई बॉन्ड वीक है, ठीक है। उसके बाद थर्ड और सेकंड में आप स्विच कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट आप ये डालिएगा कि जब भी दो एटम अगर आपस में सिंगल बॉन्ड से जुड़ेगा तो रोटेशन फ्री होगा, और दो एटम अगर आपस में पाई बॉन्ड से जुड़ेगा तो रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड होगा। पांचवा नंबर पॉइंट, आखिरी पॉइंट ये लिखेंगे कि इट इज फॉर्म्ड बिटवीन या इट इज फॉर्म्ड बाय SS, SP, PP, SP3S, SP2S, SPS ओवरलैपिंग। ये किसी भी ओवरलैपिंग से बन सकता है, S और S के बीच में ओवरलैपिंग से, S और P के बीच में ओवरलैपिंग से, P और P के बीच में ओवरलैपिंग से, SP3 और S के बीच के ओवरलैपिंग से, SP2 और S के बीच के ओवरलैपिंग से, SP और S के बीच के ओवरलैपिंग से। लेकिन ये बनेगा P और P के बीच के ओवरलैपिंग से। तो इट इज फॉर्म्ड बाय PP ओवरलैपिंग। ये हो गया सिग्मा और पाई बॉन्ड के बीच का डिफरेंस। सिग्मा और पाई बॉन्ड के बीच में डिफरेंस आएगा तो ये 5 पॉइंट आपको लिखना होगा। दूसरा जो क्वेश्चन होमवर्क दिया गया था वो था CO3-2 का लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाना। CO3-2 का लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाने को कहा गया था। देखिए, कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, तो कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड। 4 बॉन्ड बनाना है इसको ऑक्सीजन के साथ। 3 ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन लिखे। ऑक्सीजन का 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन से तो ये कार्बन के साथ बॉन्ड बना लिया। अब 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बच गया, तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहां पर लोन पेयर के रूप में दिखा दे रहे हैं। 2 ऑक्सीजन और है, यहां पे 1 ऑक्सीजन बना है। ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है, 1 2 3 4 5 और 6। अब कोई कहेगा कि जब 6 इलेक्ट्रॉन आप दिखा ही दिए तो ये बॉन्ड किसके सहारे बनाए हैं? तो ये एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के सहारे बनाए हैं, जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन किसी दूसरे एटम से गेन किया है, इसीलिए इसके ऊपर आ रहा है एक माइनस चार्ज। इस ऑक्सीजन के ऊपर एक माइनस चार्ज है, इसका मतलब कि ये किसी एटम से एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए हुए है। तो इसके पास है 7 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन इसका वाला और 1 इलेक्ट्रॉन ये किसी दूसरे एटम से एक्सेप्ट किए हैं, तो उसके साथ ये कार्बन के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर किया है। एक और ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, 2 2 4 2 6, ये 7वां इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब कि ये किसी दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए हुए हैं, तो इसके ऊपर भी एक माइनस चार्ज आएगा। ये हुआ CO3-2।
यहां पर आप एक बात देख सकते हैं कि बॉन्ड है टोटल 4, लेकिन हम 4 बॉन्ड के लिए टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री नहीं बनाकर ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री बनाए हैं। इसलिए क्योंकि लास्ट क्लास में ये बताए थे कि एक थ्योरी आपको आगे पढ़ाया जाएगा, वैसेपर थ्योरी एक आगे आपको पढ़ाया जाएगा। इसका फुल फॉर्म है वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। इस थ्योरी में ये कहा जाता है कि ज्योमेट्री बोलने के ख्याल से, जब आपको ज्योमेट्री बोलना हो किसी भी मॉलिक्यूल का, तो उस केस में जो मल्टीपल बॉन्ड है उसको सिंगल बॉन्ड कंसीडर किया जाता है। तो ये सिंगल बॉन्ड कंसीडर करेंगे, ये सिंगल बॉन्ड कंसीडर करेंगे, ये सिंगल बॉन्ड कंसीडर करेंगे। मतलब यहाँ ये जो सेंट्रल एलिमेंट है इसके पास बॉन्ड पेयर 3 है, तो 3 बॉन्ड पेयर का ज्योमेट्री होता है ट्राइगोनल प्लेनर। तो ये ट्राइगोनल प्लेनर टाइप का इसको दिखा देंगे। तो ये CO3-2 का लेविस डॉट स्ट्रक्चर हो गया। इसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया गया था वो था C2H4 का लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाना। जो थर्ड आपको होमवर्क दिया गया था वो था C2H4 का लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाना। तो अब आपको C2H4 का लेविस डॉट स्ट्रक्चर बना के दिखा रहे हैं। देखिए C2H4 में कार्बन है, एटॉमिक नंबर 6, K सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, L सेल में 4 इलेक्ट्रॉन, लास्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है। अगर इसको स्टेबल होना है तो किसी दूसरे एटम से 4 इलेक्ट्रॉन इसको गेन करना होगा, क्योंकि ऑक्टेट पूरा करने में 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। अगर इसका लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है तो इसका सिंबल लिखेंगे और इसके इर्द गिर्द 4 इलेक्ट्रॉन बना देंगे। ये एक कार्बन बना है। ऐसा कार्बन टोटल 2 है, तो एक और कार्बन बना रहे हैं, इसके भी इर्द गिर्द 4 इलेक्ट्रॉन बना दे रहे हैं। ये हुआ C2। अब है इसमें H4, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, K सेल में 1, इसके पास एक ही ऑर्बिट है, तो इसको स्टेबल होने के लिए इस ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 है और 2 करने के लिए इसमें 1 और चाहिए। अगर इसका लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है तो इसका सिंबल लिखना होगा और इसके लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है तो इसके इर्द गिर्द 1 डॉट बनाना होगा। ऐसा टोटल 4 हाइड्रोजन है, तो ऐसा टोटल 4 हाइड्रोजन बना देंगे। 2 हाइड्रोजन, ये तीसरा हाइड्रोजन, ये चौथा हाइड्रोजन। अब अगर सबको अगर स्टेबल करना है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 और चाहिए तो कार्बन का 1 ले लिया। इसके पास 1 है, इसको 1 और चाहिए तो कार्बन का 1 ले लिया। इसके पास भी 1 है, 1 और चाहिए तो इस कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया। और ये भी हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन ले लिया। इस कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 और चाहिए तो 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया इन दोनों हाइड्रोजन से और 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया इस कार्बन से। इस कार्बन के पास भी 4 है, 4 और चाहिए तो 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया इस कार्बन से और 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया इन 2 हाइड्रोजन से। अब आप देख रहे हैं कि कार्बन और कार्बन के बीच में 2 जोड़ा इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ है, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बना दिए और इन जगहों पर 1-1 जोड़ा इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ है तो 1-1 बॉन्ड बना दिया। ये हो गया C2H4 का फॉर्मेशन। तो C2H4 का आपको लेविस डॉट स्ट्रक्चर दिया गया था बनाने के लिए, CO3-2 का आपको लेविस डॉट स्ट्रक्चर दिया गया था बनाने के लिए, और सिग्मा और पाई बॉन्ड में डिफरेंस दिया गया था आपको लिखने के लिए। अब आपको एक क्वेश्चन अभी हम बताने जा रहे हैं, NCERT बुक का 29 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29। पहले इसको आप नोट कर लें। देखिए NCERT बुक में एक क्वेश्चन नंबर 29 है, पहले वो देखेंगे। क्वेश्चन है कंसीडरिंग x axis as the internuclear axis, considering x axis as the internuclear axis which out of the following
will not form a sigma bond and Y. Considering x-axis as the internuclear axis, which out of the following will not form a sigma bond and Y? पहला है 1s and 1s। इस तरीके से इसमें 4 सवाल है। सबसे पहले कह रहा है कि 1s और 1s को मिलाना है। s का शेप होता है स्फेरिकल, ऑर्बिटल 3 डायमेंशनल है, इसमें तीनों एक्सिस है x, y, z। ये 1s है, इसको मिलाया जा रहा है 1s को मिलाया जा रहा है दूसरे 1s के साथ। मिलाने में ये बात दिमाग में रखना है, लिखा हुआ है x एक्सिस एज द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, मतलब ये जो आपस में जब ओवरलैपिंग करेगा तो आमने सामने वाला एक्सिस x होना चाहिए। अब आपको ये बताना है कि यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड बनेगा कि नहीं बनेगा। तो सिंपल सा बात है, अगर ये दोनों अगर आपस में मिलेगा तो एक जगह कॉमन इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनेगा, तो यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड बनेगा। क्वेश्चन यही है कि 1s और 1s को अगर आप आपस में मिला रहे हैं इस तरीके से कि x एक्सिस आपका इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, तो बताइए कि किस केस में सिग्मा बॉन्ड नहीं बनेगा। तो यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड बनेगा, क्योंकि ये जब दोनों आपस में ओवरलैप करेगा तो एक जगह कॉमन इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनेगा। इसके बाद 1s के बाद है 1s और 1s के बाद है फिर दूसरा 1s और 2px, 1s और 2px। अब देखिए s हो गया स्फेरिकल, इसमें तीनों एक्सिस बना दिए x, y और z। p हो गया डम्बबेल, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस x है तो x को सामने बना दिए। बनाना है आपको 2px, तो p जो डम्बबेल शेप का है वो x एक्सिस पे बनाना होगा, क्योंकि px होता है तो डम्बल बनाते हैं x एक्सिस पे, py होता है तो डम्बल बनाते हैं y एक्सिस पे, और pz होता है तो डम्बल बनाते हैं z एक्सिस पे। अब अगर इन दोनों को अगर आपस में मिलाएंगे तो इन दोनों को जब आप आपस में मिलाइएगा तो इस तरीके से आराम से मिलेगा। हम एक्सिस को नहीं दिखा रहे हैं, ये जब आपस में मिलेगा तो हम केवल ये आपको दिखाना चाह रहे हैं कि एक जगह कॉमन इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनेगा, मतलब इस केस में भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा। आपसे यही पूछा जा रहा है कि किस केस में सिग्मा बॉन्ड नहीं बनेगा। अब देखिए थर्ड वाला इसमें है, जो थर्ड वाला है इसमें 2py और 2py, 2py और 2py। देखिए x, y और z तीन एक्सिस बना दिए। 2py है, p होता है डम्बेल और 2py है तो जो डम्बेल है उसको y एक्सिस पे बना दिए। ये हो गया 2py का ज्योमेट्री। अब x एक्सिस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है तो x को x के सामने बना देंगे, ये सामने वाला भी x है। चूंकि ये वाला भी 2py है तो इसमें भी ये जो डम्बेल है वो y पे बनाएंगे। अब आप सोचिए कि ये जब आपस में मिलेगा तो क्या हेड वाइज ओवरलैपिंग होगा? तो ये हेड वाइज ओवरलैपिंग नहीं होगा, ये जो ओवरलैपिंग होगा वो साइड वाइज ओवरलैपिंग होगा, और साइड वाइज ओवरलैपिंग में सिग्मा बॉन्ड नहीं बनता है। तो आपसे यही पूछ रहा है कि किसमें सिग्मा बॉन्ड नहीं बनेगा, तो इसमें सिग्मा बॉन्ड नहीं बनेगा 2py में। कब नहीं बनेगा? जब x एक्सिस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होगा तब नहीं बनेगा। अब जो चौथा वाला है, इसमें जो चौथा वाला है क्वेश्चन में
वो है 1s और 2s। 1s और 2s। s स्फेरिकल है, अगर ये 1s है तो इसको छोटा गोल बनाएंगे, अगर ये 2s है तो इसको थोड़ा बड़ा गोल बनाएंगे। बात वही है, अगर ये दोनों अगर आपस में ओवरलैप करेगा तो एक जगह कॉमन इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनेगा, यहां भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा। आपसे यही पूछ रहा था कि किसमें सिग्मा बॉन्ड नहीं बनेगा, तो थर्ड वाला केस ऐसा था जिसमें सिग्मा बॉन्ड नहीं बनेगा। हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के बाद कोवेलेंट बॉन्ड हम लोग नंबर के आधार पे पढ़े कि 3 प्रकार का है, सिंगल, डबल और ट्रिपल। उसके बाद चार्ज के आधार पे पढ़े कि 2 प्रकार का है, पोलर और नॉन पोलर। उसके बाद ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल के आधार पे पढ़े कि 2 प्रकार का है, सिग्मा और पाई बॉन्ड। अब एक इसमें स्पेशल केस है, अब वो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो अब कॉपी पर हेडिंग दे दिया जाए कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कॉपी पर लिख लेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसको डेटिव बॉन्ड के नाम से भी जानते हैं, लेकिन ज्यादा कॉमन यही है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो सबसे पहले तो इसका डेफिनेशन लिख रहे हैं कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते किसको है। लिखेंगे इट इज अ काइंड ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में। जैसे ही ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड पढ़ा देंगे तो उसके बाद आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछेंगे और आप ये सेल्फ एनालाइज करिएगा कि आपको उसका जवाब आ रहा है कि नहीं। सबसे पहले तो इसका डेफिनेशन लिख रहे हैं कि इट इज अ काइंड ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इन विच both electrons are shared by one atom. It is a kind of covalent bond in which both electrons are shared by one atom. इसी में लिख रहे हैं it is डिनोटेड बाई एरो मार्क। इसमें जो एरो का टेल है उधर रखते हैं डोनर एटम को, एरो का जो हेड है उधर रखते हैं एक्सेप्टर एटम को। अब ये जो डेफिनेशन लिखा हुआ है, इस डेफिनेशन को समझाने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको बताने जा रहे हैं। अब वो है अमोनियम आयन का फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम आयन NH4+ आयन। ध्यान से देखेंगे NH4+ के फॉर्मेशन को। देखिए ये जो NH4+ है, ये NH4+ 2 चीज के मिलने से बनता है। एक तो अमोनिया NH3 और दूसरा H+। ये जब दोनों मिलता है अमोनिया और H+ तो NH4+ बनता है। होता क्या है कि अमोनिया ये जो NH3 है, नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन से तो ये बॉन्ड बना लिया हाइड्रोजन, और 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे ही रह गया अनशेयर्ड, जिसको कि लोन पेयर कहते हैं। ये जब सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड का आपको एग्जाम्पल बता रहे थे तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ाने समय अमोनिया बताए थे कि अमोनिया का 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन से तो हाइड्रोजन जुड़ गया, 2 इलेक्ट्रॉन अनशेयर्ड रह गया, लोन पेयर के रूप में रह गया, ये अमोनिया हो गया। नाइट्रोजन का देखिए ऑक्टेट पूरा है, 2, 2, 4, 2, 6 और ये 2, 8। H+ कहने का मतलब कि इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, K सेल में 1 इलेक्ट्रॉन। जब इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए होता है स्टेबल होने के लिए। लेकिन H+ कहने का मतलब कि ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन निकाल चुका है, अब इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। अगर इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसको स्टेबल होना है तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए। तो H+ में इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे ही अनशेयर्ड रूप में पड़ा हुआ है।
तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन जब इसके साथ शेयरिंग कर लेगा, इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसी एटम से इसके पास जा रहा है, तो ऐसे बॉन्ड को हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक स्पेशल तरीके का कोवेलेंट बॉन्ड है जिसमें दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर किया जाता है एक एटम के द्वारा। जैसे आप यहां पर देख सकते हैं कि H+ के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, H+ के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसको दोनों इलेक्ट्रॉन चाहिए और दोनों इलेक्ट्रॉन इसको देने का काम नाइट्रोजन कर रहा है, तो यहाँ पर इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन नाइट्रोजन का ही है। तो ऐसे बॉन्ड को हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं, जिसको एरो मार्क से दिखाते हैं। देखिए एरो मार्क से दिखाए हैं, इलेक्ट्रॉन देने वाले के तरफ इलेक्ट्रॉन का तीर का पूंछ, और ये जो इलेक्ट्रॉन लेने वाला है उसके तरफ तीर का सर, मतलब हेड रहेगा एक्सेप्टर के तरफ, टेल रहेगा डोनर के तरफ। तो इसको इस तरीके से बनाते हैं NH3 और ये इलेक्ट्रॉन मिल गया H+ को, तो इसको इस तरीके से एरो मार्क से दिखाया जाता है। फिर इसको इस तरीके से दिखाते हैं NH4, ऐसे घेर के इसके ऊपर ऐसे प्लस दिखा दिया जाता है, NH4+। ये बनाने का तरीका हुआ। अब आपसे एक बात पूछना था, जैसे कि कहीं पे भी आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड पढ़िएगा किसी टीचर के यहाँ, तो हमको मैक्सिमम टीचर के यहाँ, मतलब 99% टीचर के यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड यही इतना दिखाया जाता है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या है। तो एक प्रकार का कोवेलेंट बॉन्ड है जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ एक ही एटम के द्वारा, और आपको दिखा दिया गया कि दोनों इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग यहाँ पे नाइट्रोजन किया। कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो यहाँ पे खत्म हो जाता है। लेकिन जब हमको पढ़ाया जाता था मेरे टीचर के द्वारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यहाँ तक टीचर पढ़ाते थे, तो मेरे दिमाग में 3 क्वेश्चन आता था। 3 क्वेश्चन हम टीचर से पूछते थे और सारा बच्चा मजाक बना देता था। उस वक्त उसको लगता था कि अरे ये क्या पूछ रहा है, इसको कैसे नहीं समझ में आया, इतना आसान तो था कि इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं था, दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्स्ट्रा पड़ा हुआ था, ये दोनों इलेक्ट्रॉन अपना इसके साथ शेयरिंग कर दिया तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया। लेकिन फिर भी हमको ये डेफिनेशन नहीं समझ में आता था। है एकदम सही डेफिनेशन में कहीं पे कोई गलती नहीं है, लेकिन यहाँ पर 3 क्वेश्चन है जो मेरे दिमाग में हुआ करता था स्टूडेंट टाइम में। तो पहले वो हम 3 क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं, आप देखिए कि आपको समझ में आता है कि नहीं। हमको तो पहले इसका डेफिनेशन ही नहीं समझ में आता था। डेफिनेशन है कि ये एक तरीके का कोवेलेंट बॉन्ड है जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है एक ही एटम के द्वारा। लेकिन आपको अगर याद हो तो जिस दिन कोवेलेंट बॉन्ड हम पढ़ा रहे थे तो एकदम ये क्लियर एग्जांपल दिए थे कि शेयरिंग का मतलब होता है कि कुछ आपका कंट्रीब्यूशन कुछ मेरा कंट्रीब्यूशन, उसको शेयरिंग कहते हैं। और उसके बाद ये एग्जाम्पल भी दिए थे कि आप अपने घर से चावल बना के लाए हैं, हम अपने घर से राजमा बना के लाए हैं, एक प्लेट में आप अपने घर का चावल रख रहे हैं, हम अपने घर का राजमा रख रहे हैं, दोनों कोई चावल राजमा खा रहे हैं, वो शेयरिंग है। ये शेयरिंग नहीं है कि चावल भी आपका राजमा भी आपका और हम आगे केवल खाने के लिए, उसको शेयरिंग नहीं कहते हैं। तो यहाँ पर इसको शेयरिंग कैसे कह सकते हैं? इसके पास तो कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, दोनों इलेक्ट्रॉन तो इसी के पास है। तो जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन ये इसको दे रहा है तो इसको क्लियर कहना चाहिए था ना कि ये एक प्रकार का इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है। तो इसको ये क्यों कह रहे हैं कि इट इज अ काइंड ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड? पहला क्वेश्चन तो मेरे दिमाग में ये आता था। हम अपने टीचर से पूछते थे कि सर ये इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड हुआ ना, ये कोवेलेंट बॉन्ड कैसे हुआ? कोवेलेंट बॉन्ड का तो मतलब है कि इसके पास भी इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, उसके बाद उसका शेयरिंग होना चाहिए। तो वो बोलते थे कि नहीं ये इस तरीके से इलेक्ट्रॉन दिया ना कि उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर से इसका हक खत्म नहीं हुआ। हम बोले मतलब? तो वो बोलते थे कि कैसे, मान लीजिए कि मेरे पास ये ब्लैक पेन है, ये रेड पेन है, आपके पास पेन नहीं है, तो हम अपना रेड पेन दे दिए आपको लिखने के लिए, तो इसका मतलब ये हुआ ना कि हम आपको रेड पेन दिए लिखने के लिए, लेकिन मेरा अधिकार खत्म नहीं हुआ वो रेड पेन से। हम जब मन करेगा तो आपसे रेड पेन मांग भी लेंगे। तो ये हमको अनाप शनाप लगता था ये सब बताया हुआ चीज, और ये हमको समझ में नहीं आता था कि इलेक्ट्रॉन ऐसा कैसे हुआ कि हम इलेक्ट्रॉन दे भी दिए, इलेक्ट्रॉन के ऊपर से हक भी खत्म नहीं हुआ। ये सब बेबुनियादी बात लगता था और ये बात गलत भी था। अब हम आपको बताएंगे कि ये कैसे कोवेलेंट बॉन्ड है। डेफिनेशन सही है, लेकिन उस वक्त उनके द्वारा जो समझाया गया या
जनरल जो भी टीचर्स के द्वारा समझाया जाता है वो बात एकदम सरासर गलत है। ये कोवेलेंट बॉन्ड तो है, लेकिन कैसे वो हम आपको अभी समझाएंगे। पहला क्वेश्चन ये था मेरा। दूसरा क्वेश्चन ये था कि चलिए आपका बात कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, तो अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, अभी इसके पास ऑक्टेट पूरा है, 2 2 4 2 6 2 8। अगर ये अपना दोनों इलेक्ट्रॉन अगर इसको दे दिया तो इसके पास तो 6 इलेक्ट्रॉन बच गया। अगर इस अपना दोनों इलेक्ट्रॉन अगर इसको दे दे रहा है तो इसके पास तो 6 हो जा रहा है, मतलब ये अपने आप को अनस्टेबल करके और उसके बाद इसको स्टेबल कर रहा है। तो ये भी बात नहीं समझ में आता था कि कोई एलिमेंट अपने आप को अनस्टेबल करके दूसरे को स्टेबल कर रहा है। ये आस्की 3 तो नहीं होगा, ऐसे तो नहीं होगा कि हम रोड पे आ जाएंगे और तुमको अपना पूरा जो भी है साम्राज्य वो तुमको अपना दे देंगे। तो ये भी बात हमको नहीं समझ में आता था कि ये कैसे फॉर्मेशन हो रहा है कि ये भी स्टेबल है, ये भी स्टेबल है। तीसरा बात फिर हमको ये नहीं समझ में आता था कि ये जो अमोनियम आयन बना उसमें ये प्लस चार्ज किसके ऊपर है। पूछते थे कि प्लस चार्ज किसके ऊपर है, तो तुरंत जवाब आ जाता था कि तुमको दिखा नहीं कि हाइड्रोजन के ऊपर है, ये तो रहा हाइड्रोजन के ऊपर। हम बोले कि ना, हमको तो नहीं दिखा हाइड्रोजन के ऊपर। तो बोले क्यों, NH3 है, H प्लस है तो ये H के ऊपर प्लस। हम बोले कि नहीं, ये हाइड्रोजन के ऊपर नहीं है, ये नाइट्रोजन के ऊपर है। अब ये नाइट्रोजन के ऊपर कैसे आ गया, हम टीचर से समझना चाहते थे और हमको वो नहीं समझा पाते थे। अब नाइट्रोजन पे कैसे है वो हम आपको दिखा दें। किसी के ऊपर चार्ज है कि नहीं वो पता कैसे चलता है, तो फॉर्मल चार्ज से। तो फॉर्मल चार्ज हम आपको ये केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट किए थे तो सबसे पहले फॉर्मल चार्ज ही बताए थे। फॉर्मल चार्ज निकालने का फॉर्मूला होता है V - U - S/2। ये फॉर्मूला है फॉर्मल चार्ज निकालने का। वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन माइनस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन बाई 2। अब नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होता है, तो V की जगह तो 5 लिख देंगे। अनशेयर्ड, तो यहां तो ये इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर लिया हाइड्रोजन के साथ, ये भी इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर लिया हाइड्रोजन के साथ, ये भी इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर लिया हाइड्रोजन के साथ। और डेफिनेशन है कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ शेयर किया हुआ है, क्योंकि इट इज अ काइंड ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। तो अनशेयर्ड, तो यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन रहा नहीं, तो अनशेयर्ड के जगह पे तो 0 लिखेंगे। S का मतलब है शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड का मतलब हुआ 2 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो 2 2 4 2 6 या 2 8 इलेक्ट्रॉन। अब 5 में से 4 गया तो +1 आ गया, तो नाइट्रोजन पे +1 है। लेकिन हम पूछते थे कि नाइट्रोजन पे +1 कैसे है, तो ये लोग समझाते नहीं थे। तो ये 3 क्वेश्चन अभी हम आपको बताए कि 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो अभी हम आपको समझाएंगे। सबसे पहले कि हाउ कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज अ काइंड ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, और दूसरा स्टेबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ दिस बॉन्ड, और तीसरा कि प्लस चार्ज ये नाइट्रोजन पे किस तरीके से है। तो ये 3 चीज को हम लोग अब समझेंगे। सबसे पहले तो आपको बोले कि ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड का ये डेफिनेशन लिखिए, ये एग्जांपल जैसे लिखा हुआ है वैसे उतार लीजिएगा, यहाँ पे कोई गलती नहीं लिखा हुआ है। अब हम आपको इसको समझाने का काम कर रहे हैं, तो जो भी हम समझाएंगे उसके बाद ये तीनों क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तीनों क्वेश्चन के ऊपर से जो भी संशय बना हुआ है वो सब खत्म हो जाएगा। इसके लिए आपको एक टॉपिक पढ़ना होगा छोटा सा, जो लोग नहीं पढ़ाते हैं, मैकेनिज्म ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने का मैकेनिज्म, मैकेनिज्म ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन। आप जान जाइए, ये बात हम ऑर्गेनिक में एकदम भयानक तरीके से यूज करते हैं, इसलिए इसको अच्छे से समझ लीजिए। कोऑर्डिनेट बॉन्ड 2 स्टेप में बनता है, लिख रहे हैं इट इज फॉर्म्ड इन 2 स्टेप। कोऑर्डिनेट बॉन्ड 2 स्टेप में बनता है। स्टेप 1 में इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड। और स्टेप 2 में
कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड। बताया कि जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड हम लोग पढ़ रहे हैं वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड 2 स्टेप में बनता है। पहला स्टेप में इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होएगा और दूसरा स्टेप में कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होएगा। अब देखिए, सबसे पहले स्टेप को क्लियर कर रहे हैं। जैसे अमोनिया है, अमोनिया था